हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सब अच्छे हैं बेटा? तो देखिए, अपन ने जो अपनी लास्ट क्लास की स्टडी की थी, तो लास्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी थिंक आती है वो अपन ने कल स्टडी की थी कि दोज कंपाउंड्स दे हैव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। Compounds they have coordination bond, they are known as coordination compounds. Okay, then इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ने स्टडी की थी बेटा, व्हाट इज एडिशन कंपाउंड्स। तो एडिशन कंपाउंड के लिए आप याद कीजिए, मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड की थी आपको कि whenever we mix two or more than two type of simple salts, जब हम दो या दो से ज्यादा टाइप के सिंपल सोल्ट को मिक्स करेंगे, देन जो वहां पर आपके पास में प्रिपेयर होगा उसका एवोपरेशन करो, क्रिस्टलाइजेशन करो, उसके बाद में जो कंपाउंड बनेगा उसको हमने नाम दिया था एडिशन कंपाउंड्स। लाइक एज कार्नेलाइट, पोटास एलम, मोहर सोल्ट, K4FeCN का होल 6 एटसेट्रा। ये सभी एग्जांपल्स किससे रिलेटेड थे? ये सारे के सारे एग्जांपल्स रिलेटेड थे हमारे पास में एडिशन कंपाउंड के एग्जांपल से। देन इसके बाद में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। और एडिशन कंपाउंड्स के टाइप की बात की जाए तो याद कीजिए बेटा सब लोग, एडिशन कंपाउंड्स के हमने जो टाइप्स स्टडी की थी वो एडिशन कंपाउंड के टाइप्स थे टू। फर्स्ट वन डबल सोल्ट, फर्स्ट जो एग्जांपल था कौन था? डबल सोल्ट। और सेकंड एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो वो सेकंड एग्जांपल क्या था बेटा हमारे पास में? कॉम्प्लेक्स सोल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। पहला डबल सोल्ट, those type of compounds they are stable in their solid state but unstable in their aqueous state, they are known as double salt. It means those compounds they ionized in their aqueous solutions, they are known as double salts. तो डबल सोल्ट वो है जो एक्वस फेज में आते ही डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, और इनका एक्वस सॉल्यूशन इनके ईच आयन का टेस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल्स याद कीजिए बेटा, मोहर सोल्ट हो गया, कार्नेलाइट हो गया, ठीक है, उसके अलावा पोटास एलम है, ये सब क्या है? डबल सोल्ट्स हैं जो एडिशन कंपाउंड तो है बट ये आपके पास में आयनाइज्ड हो जाते हैं। सेकंड पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोज कंपाउंड्स दे आर स्टेबल इन देयर सॉलिड स्टेट as well as in their aqueous state, they are known as complex compounds, and complex compounds are also known as coordination compounds. complex compound का ही दूसरा नाम क्या है? coordination compound है, और इनके बीच में coordination bond अवेलेबल होता है और ये अपने ईच आयन का टेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहां तक का मटेरियल अपने लास्ट क्लास में बताया था। देन इसके बाद में हिंट दिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और उस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो याद कीजिए बेटा, अपन ने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि इस लार्ज ब्रैकेट से पहले जो स्पीसीज मेंशन की जाती है वो होती है जनरल कटायन। क्या चीज जी? जनरल कटायन। इसके बाद में जो स्पीसीज मेंशन की गई है वो क्या है? सेंट्रल एटम। और इसके बाद में जो स्पीसीज लिखी गई है वो कौन है बेटा? लिगेंड है। तो ये क्या चीज बताई मैंने? ये है लिगेंड। ये जो है बेटा वो क्या चीज स्पीसीज है? सेंट्रल एटम। और ये है वो क्या चीज है? जनरल कटायन। याद कीजिए, यहां तक का अपन ने कल पढ़ लिया था। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई स्पीसीज अवेलेबल है लास्ट में उसके एंड पे, तो उस स्पीसीज का नाम भी याद कीजिए बेटा, कल मैंने कहा था कि वो हमारे लिए जनरल अनायन है, और अंदर जो है वो तो क्या है? सेंट्रल एटम है और एक लिगेंड है। तो ये जो स्पीसीज होती है सेंट्रल एटम और लिगेंड, इसके बारे में अपन ने स्टडी कर लिया यहां पर, ये कल अपन ने पढ़ लिया था। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा बेटा K4FeCN का होल 6। तो यहां पर ये क्या चीज है? ये है आपका जनरल कटायन, ये सेंट्रल एटम, और ये क्या चीज है? लिगेंड्स है। तो यहां तक की स्टडी अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। द नेक्स्ट टॉपिक आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है
उन डेफिनेशंस को लेकर अपन स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उन डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें बेटा अपन लोग, तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आती है वो यही है कि अपने पास में यहां पर एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात कर रहे हैं अपन कि सेंट्रल मेटल या आयन है, वो सेंट्रल मेटल या आयन होता क्या है, तो इसको लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं बेटा। तो सुनिए, वो स्पीसीज जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, लोन पेयर को गेन करती है, उसी स्पीसीज का क्या नाम होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। दोज स्पीसीज they accept lone pair from ligands, जो लिगेंड से लोन पेयर को गेन करे। क्योंकि आप याद कीजिए कल भी मैंने कहा था लिगेंड डोनर है जो लोन पेयर देता है, और सेंट्रल एटम क्या है, लोन पेयर को गेन करती है, एक्सेप्ट करती है। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था बेटा। तो सेंट्रल एटम वो स्पीसीज है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। सेंट्रल एटम के पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आता है बेटा, अगली डेफिनेशन आती है जिसका क्या नाम है, लिगेंड। तो लिगेंड क्या चीज है बेटा आपके पास में यहां पर, दोज स्पीसीज दे एक्सेप्ट लोन पेयर्स फ्रॉम एनी स्पीसीज विच आर नोन एज सेंट्रल मेटल, बट दोज स्पीसीज दे donate their lone pair, they are known as ligand। जो लोन पेयर दे रही है वो लिगेंड है, और जो एक्सेप्ट कर रही है वो क्या थी, सेंट्रल मेटल। तो ये तो मैंने बता दी, वापस से इसकी डेफिनेशन बोलो, लिगेंड क्या है, दोज स्पीसीज दे डोनेट देयर लोन पेयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दोज स्पीसीज आर नोन एज लिगेंड्स। ओके, इट मींस लिगेंड क्या चीज है बेटा, डोनर है, और जो डोनर होता है, जो लोन पेयर देता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, लिगेंड या डोनर को कहा जाता है आपके पास में, याद कीजिए, लिवाइस बेस। कल की क्लास में मैंने बताया था बेटा, इसे क्या बोलते हैं, तो लिवाइस बेस कहा जाता है। क्यों बोलते हैं लिवाइस बेस, बिकॉज ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। जबकि सेंट्रल एटम क्या है बेटा, सेंट्रल एटम याद रखना लिवाइस एसिड है, बिकॉज ये लोन पेयर को क्या करता है, गेन करता है। और जो लोन पेयर गेन करता है वो क्या कहलाती है, स्पीसीज, सेंट्रल मेटल। और जो लोन पेयर को डोनेट करती है वो क्या कहलाती है बेटा, लिगेंड्स। अर्थात लोन पेयर को डोनेट करने वाली लुईस बेस, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाली लिवाइस एसिड। तो सेंट्रल एटम का बिहेव कैसा है, एज ए लिवाइस एसिड, और लिगेंड का बिहेव एज ए क्या है, लिवाइस बेस। इसके साथ में दो छोटी छोटी थिंक और है कि बेसिकली सेंट्रल एटम कैसा होगा। बेसिकली सेंट्रल एटम की बात करें तो बेटा वो सेंट्रल एटम हमारे पास में, सेंट्रल एटम जो होता है वो सेंट्रल एटम पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। मेन बात है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल में वो जो भी लिगेंड होगा उसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि लोन पेयर को रखने के लिए ऑर्बिटल्स तो नीड होगी। इसका मतलब जो सेंट्रल एटम होती है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। जबकि हम बात करें लिगेंड को लेकर के, तो लिगेंड के कंसेप्ट में बात ऐसी आती है बेटा कि इनका काम है लोन पेयर देना, यानी ये वो स्पीसीज है जो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, इवन दो कुछ एग्जांपल्स में कुछ लिगेंड पॉजिटिव चार्ज भी रखते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि उनके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर होना चाहिए। लिगेंड वही बनेगा जो लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा। जो स्पीसीज लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगी वो लिगेंड नहीं बन सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एग्जांपल रिप्रेजेंट किया बेटा, K4FeCN का होल 6। तो एक बात बताइए, हमें पता है यहां पर Cn लिगेंड है और आयरन सेंट्रल मेटल है, ठीक है। ये जो बेटा आपके पास में आयरन है, ये आयरन तो मैंने क्या बताई आपको, सेंट्रल एटम। जबकि आपके सामने मैंने जो बात करी है बेटा आपके पास में, ये Cn क्या बताया मैंने, लिगेंड। तो ये तो है सेंट्रल एटम और ये है लिगेंड, ठीक है। इसका मतलब ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है।
यानी ये लिवाइस बेस है, ये लिवाइस एसिड है, इसके पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। उन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये क्या प्रोवाइड करने वाला है, लोन पेयर प्रोवाइड करने वाला है। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे बेटा अपन लोग। तो दो डेफिनेशन समझ में आ गई, व्हाट इज सेंट्रल एटम, और सेकंड वन आपके पास में व्हाट इज लिगेंड। तो फर्स्ट वन, सेंट्रल एटम वो स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या आपके पास में न्यूट्रल हो सकती है। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज रखती है या तो सेंट्रल एटम, या जो है आपके पास में न्यूट्रल होती है, और इनका काम है लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, जबकि लिगेंड का काम है लोन पेयर को डोनेट करना। देन नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है बेटा, वो आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और साथ में इसके एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा आयोनिक स्फीयर। तो हमें अभी दो टॉपिक और पढ़ने हैं, दो डेफिनेशंस और पढ़नी है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक आयोनिक स्फीयर। मैं जो पहले बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट है, वह पोर्शन है जहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अवेलेबल होता है। और ध्यान से सुनिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहां प्रेजेंट होता है, वो लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच होता है, और उसको हम रिप्रेजेंट कहां करते हैं, लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट में। तो सुनना बेटा, ये लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें एक तो अवेलेबल है सेंट्रल मेटल और एक अवेलेबल है लिगेंड, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बिकॉज इसने अपना लोन पेयर इसे डोनेट किया है, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया है, तो यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है। और इसी को याद रखना बेटा, इसी को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या चीज आएगी, सेंट्रल एटम और लिगेंड, यानी वो पोर्शन जिसका आयोनाइजेशन नहीं हो सकता, जो एक्वस फेज में आयोनाइज्ड नहीं होता है, उसी पोर्शन को हम यहां मेंशन करेंगे। तो यहां आने वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन है, जो कि कहां अवेलेबल होता है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में, जो आयोनाइजेबल नहीं है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। यानी इसमें कौन कौन आ गया, एक तो सेंट्रल एटम आ गई और एक लिगेंड आ गया, जिनके बीच कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसके अलावा इस लार्ज ब्रैकेट के बाहर अगर कोई स्पीसीज अवेलेबल है, अब वो स्पीसीज या तो जनरल अनायन होगी या वो स्पीसीज जनरल कटायन होगी। तो ये जो स्पीसीज है बेटा, जनरल कटायन या जनरल अनायन, इसी जनरल कटायन या जनरल अनायन वाली स्पीसीज को आयोनिक स्फीयर कहा जाता है, बिकॉज ये एक्वस फेज में आयोनाइजेबल है, एक्वस फेज में ये आयोनाइज्ड हो सकते हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो है ना, यही चीज एक्वस फेज में आयोनाइज्ड नहीं होगी। बाकी ये वाली जो चीज है वो एक्वस फेज में, ये वाली का मतलब जो अपन, चलो हम इसको अलग कलर से प्रेजेंट कर देते हैं बेटा, ये या तो जनरल अनायन या जनरल कटायन, ये आयोनाइज्ड हो सकते हैं, और जो आयोनाइज्ड हो सकते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक स्फीयर के नाम से जानते हैं। और एक बात और सुनना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ध्यान से सुनना आप सब लोग, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा बेटा, K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6। यहां पर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ ये क्या चीज है K4, और फिर आगे मैंने पूछा बताओ ये क्या चीज है, तो आप झट से जवाब देंगे ये जो है वो तो है बेटा आयोनिक स्फीयर, जबकि ये जो अवेलेबल है बेटा वो क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पर ये जो चीज अवेलेबल है वो क्या चीज है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। यानी सेंट्रल एटम और लिगेंड को मिलाकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, और बाहर जो आयनाइजेबल है, जो आयनाइज्ड हो सकता है, उसे बोलेंगे आयोनिक स्फीयर। चलो मैंने एक दूसरा एग्जांपल और लिखा, और मैंने आपसे इस एग्जांपल के बारे में क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये आपके पास में, जैसे मैंने लिखा बेटा पीटी, ठीक है,
NH3 का होल 4 Cl2। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए यहां पर कौन तो है आयोनिक स्फीयर और कौन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक तो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो Cl2 है वो क्या चीज है बेटा, आयोनिक स्फीयर है, क्योंकि ये लार्ज ब्रैकेट से बाहर है, यानी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है और ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपके पास में। ठीक है, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहां पर से बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास में आता है वो आता है बेटा यहां से एक लास्ट एग्जांपल, और मैंने आपके सामने लिखा बेटा पीटी NH3 का होल थ्राइस Cl3Br, एक एग्जांपल आपके सामने लिखा। तो ये क्या है, सेंट्रल एटम है, ये लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, यानी यहां लिगेंड टू टाइप्स के हैं, क्योंकि ये सब लार्ज ब्रैकेट में है, और लार्ज ब्रैकेट में आप सब जानते हो दो स्पीसीज आ सकती है, एक तो सेंट्रल एटम जो लोन पेयर को लेगी, जो सबसे पहले आती है, और बाद में जो स्पीसीज है वो लिगेंड्स है जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक ये क्या चीज है बेटा, ये है आपके पास में कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो लास्ट में Br है, ये Br क्या चीज है बेटा, यहां पर आपके पास में आयोनिक स्फीयर, यानी ये आयनाइजेबल पार्ट है और ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। तो मुझे बताइए आप लोग, अब तक मैंने आपको लगभग 4 डेफिनेशंस बता दी। फर्स्ट वन सेंट्रल एटम, सेकंड वन लिगेंड, देन थर्ड वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड फोर्थ वन आयोनिक स्फीयर। बताइए सारी डेफिनेशंस आप सबके अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, क्लियर है। आगे इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस डेफिनेशन का नाम है बेटा होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो अगला जो टॉपिक अपना है वो क्या है, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज। फर्स्ट वन बात करते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज क्या है, सेकंड वन बात करेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज क्या है। पहले होमोलैप्टिक के लिए, इफ ऑल लिगेंड्स which are attached with central metal ion are same, यदि सेंट्रल मेटल से अटैच्ड सारे लिगेंड सेम हो, सिमिलर टाइप के हो, तो दोस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज। लाइक एज मैंने लिखा बेटा K4FeCN का होल 6। आप केवल आपको किस चीज से मतलब है, केवल हमारे को मतलब है बेटा यहां पर लिगेंड से। लिगेंड टोटल कितने हैं, 6 है, और ऑल 6 लिगेंड्स आर CN साइनाइड, यानी सारे के सारे सेम है। और मैंने आपसे क्या कहा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अवेलेबल सारे लिगेंड सेम हो, सिमिलर हो, तो उसे क्या कहा जाता है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये यहां पर कैसा कॉम्प्लेक्स है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। वापिस से बताइए मैंने क्या कहा, इफ all ligands which are connected with central metal ion are same or similar, then those type of complex compounds are known as homolaptic complex compounds। बात समझ में आ गई। if all ligands which are connected with central metal ion are similar, in that case given complex compound is known as homolaptic complex। like a second example, NiH2O का होल 6 Cl2। तो आप मुझे बताइए बेटा यहां पर लिगेंड टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 6 हैं, और सभी 6 वाटर के वाटर है, यानी सभी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, सारे लिगेंड सिमिलर है। इसका मतलब ये भी एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अब आ जाओ दूसरे पर, हेटेरोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, तो सुनना बेटा, इफ लिगेंड्स they are connected with central metal ion are different। अगर सेंट्रल मेटल से अटैच्ड लिगेंड डिफरेंट है, तो ऐसे केस में उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल सुनना बेटा,
यहां पर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, पीटी NH3 का होल 4 Cl2 और बाहर लिखा SO4। तो अभी हमें जो मतलब है वो सीधी सीधी सी बात है, हमें मतलब इन दोनों से है क्योंकि ये दोनों लिगेंड है जिसको मैंने ग्रीन सर्कल से बनाया है। तो टोटल लिगेंड 4 + 2 6 है, उनमें से 4 तो है NH3 अमोनिया और 2 है क्लोराइड के फॉर्म में, यानी लिगेंड तो 6 है बट उनमें से 4 डिफरेंट टाइप के हैं और 2 डिफरेंट टाइप के हैं। इट मींस अटैच्ड लिगेंड आर डिफरेंट। In that case, given complex compound is known as heteroleptic complex. ओके, तो यहां पर ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है बेटा। ठीक है, तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जिनके लिगेंड क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे 4 अलग थे, 2 अलग थे। सीधी बात बोलिए ना, 2 टाइप के लिगेंड आ गए, या 3 टाइप के आ जाए या 4 टाइप के आ जाए, तो सीधी बात बोलिए कौन सा कॉम्प्लेक्स है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और देता हूं बेटा मैं आपको, मैंने लिखा पीटी NH3 H2O Cl Br। तो टोटल लिगेंड्स कितने हैं? ये तो सेंट्रल एटम है, spt तो प्लेटिनम तो सेंट्रल एटम है। 1 2 3 4 लिगेंड है और सभी चारों डिफरेंट टाइप के हैं। एक NH3 है, एक H2O है, एक Cl क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है। तो लिगेंड तो 4 है बट ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट। इन दैट केस गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा आपके पास में? यहां पर और एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने Fe H2O का होल 5 Cl Br2। तो टोटल लिगेंड्स आप चेक कीजिए बेटा, यहां पर आपको जो लिगेंड्स टोटल दिखाई दे रहे हैं वो लिगेंड तो आपके पास में टोटल 6 टाइप के हैं। टोटल लिगेंड तो कितने टाइप के हैं? मतलब सॉरी, नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, टाइप नहीं बेटा, टाइप तो 2 है। नंबर ऑफ लिगेंड 6 है बट उनके 2 टाइप्स है। 5 एक जैसे हैं, 5 सिमिलर है, बट जो एक है क्लोराइड वो डिफरेंट है। और एक भी अगर डिफरेंट आ गया ना तो उसे कौन सा कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब होमोलेप्टिक कब बोला जाएगा? जब ऑल लिगेंड्स आपके पास में सिमिलर हो, सारे लिगेंड सिमिलर हैं, तो ही उसे क्या बोला जाता है? होमोलेप्टिक। जैसे मैंने एक लास्ट एग्जांपल और लिखा, Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इस कॉम्प्लेक्स आयन में टोटल नंबर ऑफ लिगेंड आप देखिए बेटा 2 दिख रहे हैं हमारे को, लेकिन दोनों सेम है। दोनों सेम है, इसका मतलब होमोलेप्टिक। जो है ओनली यहां पर 2 जो है लिगेंड्स आर अवेलेबल बट बोथ आर सेम। तो इन दैट केस गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपने पास में, वो अगली डेफिनेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है, यहां तक का समझ में आ गया ना? तो होमोलेप्टिक कौन, एक बार वापस बताओ, वापस से सुनिए ध्यान से। सेंट्रल मेटल से अटैच्ड लिगेंड सेम है तो होमोलेप्टिक, और डिफरेंट है तो हेटेरोलेप्टिक। फिनिश। नेक्स्ट आती है अगली डेफिनेशन और उसका नाम है बेटा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। अगली जो डेफिनेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं उस अगली डेफिनेशन का क्या नाम है बेटा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो बात आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या चीज है? तो देखिए बेटा, अगर अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन में बात कुछ इस तरह से आती है, डेफिनेशन सुनना। द सबचियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, सबचियल यानी 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशियल अरेंजमेंट। ध्यान से सुनना, द सबचियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स सराउंडेड विथ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल के चारों ओर जो लिगेंड का 3 डायमेंशियल अरेंजमेंट है उसी को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहा जाता है। द सबचियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन।
यानी ज्योमेट्री कैसी है कंपाउंड की, लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ जुड़ने के बाद में कैसे कंपाउंड्स बना रहे हैं, यही चीज या उसी की ज्योमेट्री को, उसी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेटा आपके पास में यहां पर, जैसे मैंने कहा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Ml2। Ml2 इन द सेंस कि सेंट्रल मेटल के साथ दो लिगेंड्स अटैच्ड है। सेंट्रल एटम के साथ कितने लिगेंड्स हैं? दो लिगेंड्स आपके पास में अवेलेबल है। इट मींस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, ये M है, तो ये एक लिगेंड हो गया, ये दूसरा लिगेंड हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के साथ में कितने लिगेंड्स थे? दो। तो दो लिगेंड में तो आपके पास इसी तरह से कंडीशन बनेगी आपके पास में यहां पर। और इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा आपके पास में, सब जानते हो कि ये हमारे पास में लीनियर है। कैसी कंडीशन में है? लीनियर कंडीशन में है। लीनियर क्यों है बेटा आपके पास, बताइए आपके पास में यहां पर। लीनियर इसलिए है कि ये जो अटैच्ड आपके पास में ग्रुप है उसकी ज्योमेट्री लीनियर है, क्योंकि दो में तो लीनियर ही बनेगा, अगर दो लिगेंड है तो लीनियर बनने वाला है। आगे सुनिए इंटरेस्टिंग पोर्शन, Ml3। If the number of ligands which are attached with central metal ion is 3, in that case, the substitual arrangement of given complex compound is trigonal planar। अगर तीन लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड है तो इस कंडीशन में जो बनने वाली ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनाओगे? ये देखो, सेंट्रल एटम बनाओ और सेंट्रल एटम के साथ में ये तीन, इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, और ये जो बन गया इसी को क्या कहा जाता है? ट्राइगोनल प्लेनर। और या तीनों कॉर्नर्स पर क्या अटैच कर दीजिए? लिगेंड। तो बताओ ये कौन सा कंपाउंड है? Ml3। और Ml3 की ज्योमेट्री कैसी बनाई बेटा मैंने आपके पास में? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो, अगर किसी सेंट्रल एटम के साथ कितने लिगेंड अटैच हो? दो, टू, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। अगर किसी सेंट्रल एटम के साथ थ्री लिगेंड्स अटैच्ड है, इन दैट केस उसका ज्योमेट्री कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। आगे सुनिए बेटा इसके बाद में नेक्स्ट, अगर किसी लिगेंड में अगर किसी कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 4 है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4, तो उस केस में उसका स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? तो वो देखिए बेटा, अगर किसी में 4 है तो 4 के केस में 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट वन जिसका नाम है बेटा टेट्राहेड्रल, और सेकंड वन जिसका नाम है बेटा आपके पास में यहां पर स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर हमारे पास में दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है, या तो होगी टेट्राहेड्रल या होगी स्क्वायर प्लेनर। अब जैसे मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं, कैसे बनाएंगे? तो ये सेंट्रल एटम है और आप इस तरह से ग्रुप्स अटैच कर दीजिए, सबको आता है बेटा। तो इस तरह से जो ज्योमेट्री आपके पास में प्रिपेयर होगी, इसी ज्योमेट्री का क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। तो मैंने आपसे कहा ना, अगर किसी सेंट्रल एटम के साथ 4 लिगेंड्स है तो उस कंडीशन में या तो जो अरेंजमेंट होगा वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर वो टेट्राहेड्रल है तो वो इस तरह से आप यहां पर ड्रॉ करेंगे, और अगर वो स्क्वायर प्लेनर है बेटा तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे डायग्राम को? वो देखिए यहां से, ये देखिए, बताओ ये स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया आपके पास में? तो अगर इस तरह से ज्योमेट्री आप ड्रॉ करते हैं और ये चारों लिगेंड अगर आप यहां पर अरेंज कर देते हैं तो इसे तो बोला जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और ऐसे अरेंज करते हैं, आप चाहे तो इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, तो इस कंडीशन में इसे क्या बोला जाने वाला है बेटा? टेट्राहेड्रल। और इस कंडीशन में क्या बोला जाएगा इसको? स्क्वायर प्लेनर। तो बताओ, इफ 4 ligands are attached with any central metal ion, in that case the geometry of given complex compound is tetrahedral or square planar। अब इन दोनों में से कौन सी होगी ये डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे, जो अपन आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में अपन स्टडी करेंगे कि वो टेट्राहेड्रल होगा या वो स्क्वायर प्लेनर होगा। ओके, अब सुनिए बेटा इसके बाद में आगे, इफ 5 ligands are attached with any central metal, अगर किसी सेंट्रल मेटल के साथ में 5 लिगेंड्स अटैच हो जाएं, तो 5 लिगेंड्स अटैच होने की कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा बेटा? वो दो तरह की ज्योमेट्री आपके पास में यहां पर बना सकता है।
अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 5 है तो फर्स्ट वन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या सेकंड वन जो बना सकता है बेटा वो बना सकता है स्क्वायर प्लेनर, या तो बनाएगा आपके सॉरी स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी बेटा स्क्वायर पिरामिडल, तो या तो बनाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या बनाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अब पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ट्राइगोनल कैसे बनाओगे आप, तो वो तो सिंपल है बेटा, ये बन गया ट्राइगोनल। और बाइपिरामिडल का मतलब टू पिरामिड्स, तो ये 1 और ये 2, ये दो पिरामिड्स पे आपने लगा दिए, तो इसी ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहां सभी जगह पर अपन क्या अटैच करेंगे, लिगेंड्स। तो ये मैंने लिगेंड्स आपके पास में यहां पर अटैच कर दिए। तो बताइए ये ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 3 तो ट्राइगोनल पर है और 2 लिगेंड्स आपके पास में पिरामिड्स पर है। इसी तरह से मैं कहूं स्क्वायर पिरामिड बनाओ, तो स्क्वायर तो सबको बनाना आता ही है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ किया वो स्क्वायर है और इस पे क्या लगाना है, पिरामिड, तो एक पिरामिड लगा दीजिए बेटा, ये लो। तो 4 तो स्क्वायर में थे, एक और हो गया, बताओ 5 हो गए कि नहीं हो गए, सभी जगह लिगेंड्स आप अटैच कर dीजिए। तो ये वाली ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। तो बताओ अगर किसी सेंट्रल एटम के साथ में 5 लिगेंड्स अटैच्ड है तो उस कंडीशन में उसकी ज्योमेट्री कैसी कैसी हो सकती है बेटा, उस कंडीशन में या तो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ज्योमेट्री आपके पास में आएगी कौन सी वाली, सेकंड वन स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, वो आती है अगर किसी में टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6 है। लास्ट वन एक और, तो इस कंडीशन में जो ज्योमेट्री तैयार होगी ना बेटा, वो याद रखना ऑक्टाहेड्रल है। यहां जो ज्योमेट्री तैयार होने वाली है वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। और कैसे ड्रॉ करोगे ऑक्टाहेड्रल को, तो देखो एक सिंपल मेथड बताता हूं मैं आपको। एक स्क्वायर जैसा बनाओ, आप स्क्वायर बना लीजिए और इस पे 2 पिरामिड्स लगा दीजिए, तो वैसे इसका नाम हो गया स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो बिल्कुल ML6 यानी 6 लिगेंड होने पर भी 2 टाइप्स की ज्योमेट्रीज अवेलेबल हो सकती है, एक का नाम है ऑक्टाहेड्रल और एक स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करती है, इसलिए आप मेंशन कर सकते हैं, यहां पर इश्यू वाली बात नहीं है। आप बस केवल इतना सा इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई और इसमें टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अवेलेबल है बेटा, 6 लिगेंड्स अवेलेबल है। तो सेंट्रल मेटल के साथ 6 लिगेंड अवेलेबल है और ऑक्टाहेड्रल है। तो अब मुझे बताइए आप थोड़ा सा कि ये पूरा आपको नॉलेज आ गया कि नहीं आ गया इस चीज का, कि कब कौन सा कंपाउंड आने वाला है आपके पास में। आपको देखना है नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, यानी ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन यानी इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो आपको किसी चीज को नहीं देखना, आपको देखना है नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, तो वो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं 2। वैसे तो ये जब है जब ये मोनोडेंटेट लिगेंड हो। अब मैंने वर्ड क्या बोल दिया, मोनोडेंटेट, आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले लेक्चर में इस बात को एक्सप्लेन करेंगे अपन कि ये डेंटेट क्या है। कर अभी इतना याद रखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 है। तो इस केस में इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री कंफर्म है बेटा, कैसी होने वाली है, लीनियर। कैसी होगी, लीनियर। चलो नेक्स्ट मैंने आपसे बोला कि बताओ एक कॉम्प्लेक्स लिखा FeCO का होल 5 और मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो आपको मतलब है इससे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 5 है। अब 5 है तो हमारे दिमाग में 2 ही बात आनी चाहिए, या तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी या स्क्वायर पिरामिडल होगी, या तो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या होगी स्क्वायर पिरामिडल। अब दोनों में से कौन सी होगी उसके लिए आपको अगले वीडियोज का इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर्स का, क्योंकि वहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन से सिखाऊंगा कब कौन सी आती है। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, बताओ यहां से अच्छे से एक्सप्लेन हो गई कि नहीं होगी। ये मैंने आपके सामने लिखा बेटा K4 FeCN का होल 6।
मैंने पूछा इसकी ज्योमेट्री कैसे होने वाली है, तो आपको इनसे किसी से मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है इससे। और यह कितने लिगेंड्स हैं? 6 है। 6 होने का मतलब इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। 6 का मतलब कैसी ज्योमेट्री होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल होगी। और एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपके पास में सपोज कीजिए पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो यहां लिगेंड्स कितने हैं? 2+2, 2+2 यानी 4 हो गए। 2 तो अमोनिया है और 2 आपके क्लोराइड है, तो टोटल लिगेंड कितने हो गए? 4। 4 का मतलब या तो होगी टेट्राहेड्रल या होगी स्क्वायर प्लेनर। 4 का मतलब या तो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। तो बताइए आपको ये अलग अलग डिफरेंट ज्योमेट्रीज आइडेंटिफाई करना आ गई कि नहीं आ गई? उन दोनों में से कौन सी होगी वो तो मैंने कहा ही ना आपसे कि नेक्स्ट लेक्चर्स का है, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब बताइए यहां तक का सारा मटेरियल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी आज की क्लास में जो अपन ने टॉपिक स्टडी करे बेटा, वो टॉपिक अगर अपन बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो सबसे पहले आप देखिए अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो डेफिनेशंस पढ़ी, और डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट डेफिनेशन किसकी पढ़ी बेटा आपके पास में यहां पर? सेंट्रल एटम की। अब आप बताइए मुझे सेंट्रल एटम क्या है? तो आप डेफिनेशन में क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रल एटम वो होती है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, और इसकी नेचर होती है एज ए लिवाइस एसिड। और ये कैसी स्पीसीज हो सकती है? ये आपके पास में बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज होती है। फिर आता है लिगेंड जो कि डोनर है, लोन पेयर देता है, यानी एज ए लिवाइस बेस बिहेव करेगा। और ये बेसिकली या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं या कभी कभार पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और इसकी नेचर होती है एज ए लिवाइस बेस। फिर अगली डेफिनेशन पढ़ी जिसका क्या नाम था बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनिक स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? वो स्पीसीज जो एक्वस फेज में आयनाइजेबल नहीं है, जिन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेंट्रल मेटल और लिगेंड, इन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। स्फीयर की जगह कई जगह वर्ड मिलेगा एंटिटी, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? सेंट्रल मेटल और लिगेंड जो कि एक्वस फेज में स्टेबल है, आयनाइजेबल नहीं है। और इसके बाहर जो होता है आयनाइजेबल पार्ट, या तो जनरल अनायन या जनरल कटायन, इसे क्या कहा जाता है? आयोनिक स्फीयर का नाम दिया जाता है। देन इसके बाद में आती है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है जैसे एग्जांपल दिया, इसमें ये वाला पोर्शन तो आयोनिक स्फीयर का है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है। ऐसे ये दोनों एग्जांपल देखो, इसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयोनिक स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयोनिक स्फीयर। देन नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, वो क्या थी? होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर सेंट्रल मेटल से अटैच ऑल लिगेंड्स सिमिलर है तो होमोलेप्टिक, और डिफरेंट डिफरेंट है तो हेटेरोलेप्टिक। ओके, जैसे ये होमोलेप्टिक है और ये इधर वाले हैप्लोलेप्टिक है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। क्या बताया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन में? कि सेंट्रल मेटल के साथ जो अटैच्ड लिगेंड है, उन अटैच्ड लिगेंड का सबस्क्रियल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा है? जैसे 2 लिगेंड होंगे तो लीनियर, 3 होंगे तो ट्राइगोनल, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। 4 में 2 पॉसिबिलिटीज है बेटा, या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। ऐसे 5 है तो क्या क्या हो सकता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। और अगर आपके पास में यहां पर 6 है तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब बताओ यहां तक का मटेरियल सबके जो है समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? इसी के साथ में आपको यहां पर इसकी जो पीपीटीज मिली हुई है बेटा, नोट्स मिले हुए हैं इसके। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने पास में यहां पर ये पीपीटी थी जिसपे लिखा हुआ था इसकी डेफिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके पास में, ठीक है? उसके बाद में डेफिनेशंस आ गई जिसमें सेंट्रल मेटल की डेफिनेशन है, लिगेंड की डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन है, आयोनिक स्फीयर की डेफिनेशंस हैं, ठीक है? देन उसके बाद में आता है नेक्स्ट जिसमें होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशंस है कि कौन होमोलेप्टिक है कौन हेटेरोलेप्टिक है। देन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 2 के साथ ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा आपके पास में? 2 के साथ में जो ज्योमेट्री होने वाली है वो लीनियर होगी। ऐसे ही 3 के साथ ट्राइगोनल होगी, 4 में या तो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी, 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल होगी, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी। ये सारी बातें अपन ने जो है लास्ट में आपको नोट्स में भी अवेलेबल करा दी थी, तो आप नोट्स में से भी इस चीज को देख सकते हैं बेटा। ओके, इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है
बताइए, यहां तक का सारा मटेरियल सबके क्लियर है? कोई भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप अपने एसआरके के ऑनलाइन ऐप के थ्रू डाउट सेशन में मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है यहां तक का सारा मटेरियल आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन आपको मैंने पूरा कर दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।